तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमें जानना जरूरी है ताकि हम इनके हेल्प से हम इस एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये एक डिटर्मिनेंट है और एक डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में आपको ये मिलेगा डी से भी इसे डिनोट किया जाता है। तो फिलहाल हम डेल्टा मान के चलेंगे, एनसीईआरटी में हमारा ये डेल्टा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला है आपका रो नंबर 1, इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको हम बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं हम रो 3। उसी तरह से ये जो वर्टिकल है लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, इसको हम बोलते हैं कॉलम 2, इसको हम बोलते हैं कॉलम 3। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी जो है वो बोल रहा है कि आप अगर इसके रो को कॉलम बना दे और कॉलम को अगर रो बना दे तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। इसको अगर हम एक्सपांड करें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में तो इसका कुछ एक वैल्यू निकल के आएगा, वही वैल्यू इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद सेम आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रो बिकम्स कॉलम। तो A1 B1 C1 ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ जाएगा C2, ये थर्ड रो आपका ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा। और इसके बाद हमको लिखना यहाँ पे होता है कि रो चेंजेस टू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस टू रो। तो इसका वैल्यू तोड़ने के बाद जो आएगा एक्सपांड करने के बाद और इसका जो है वो सेम आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। पकड़ लीजिए, मैंने 1 2 3 4 5 0 0 2 1 ये दे दिया। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये क्या होगा 1, इसके साथ ये हो गया 5 0 2 1, हम रो 1 पे तोड़ रहे हैं, -2 सेकेंड एलिमेंट, इसको लेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, ये कॉलम को छोड़ देंगे, कितना होगा 4 0 0 1, उसके बाद +3, इसके साथ हमको मिलेगा 4 5 0 2, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा कितना 1, ये हो गया 5 -0, उसके बाद ये -2 4 -0 +3, इसका हो गया 8 -0, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 8 और इसका हो गया 24। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, ये हो गया आपका -3, इससे -3 निकालेंगे 21, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 21, तब जो दिया हुआ है। अब अगर हम इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर लें, अब अगर ये जो डिटर्मिनेंट था इसमें हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें 1 2 3 4 5 0 0 2 1, अब अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, इसका होगा 5 2 0 1, रो 1 पे ही तोड़ रहा हूं मैं इसे, -4, इसका हो गया 2 2 3 1, उसके बाद ये 0 है, इसका हो गया 2 5 3 0, तो ये हो गया 5, अब इसका हो गया आपका 5 -0, ये 4 2 -6 और ये तो 0 है, ये 5, इसका हो गया 4 -4, ये हो गया 5, ये माइनस प्लस 16, तो टोटल हो जाएगा आपका ये 21। तो आंसर क्या आया एग्जैक्टली सेम। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक हम रिमार्क की तरह एनवी की तरह इसको पकड़ सकते हैं। हमें पता था कि एक मैट्रिक्स ए है और ए अगर ये है आपका, इसी को हम मैट्रिक्स पकड़ लें 1 2 3 4 5 0 और ये 0 2 1, ये अगर मैट्रिक्स है तो इसके रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इंटरचेंज करने से दैट इज ट्रांसपोज बन जाएगा 1 2 3 4 5 0 0 2
1। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो कितना आया था, 21 आया था, और इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 21 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब अगर मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और अगर हमने इसका किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे R1 चेंजेस टू R2 बोल दिया और R2 चेंजेस टू R1 बोल दिया। मतलब इस रो 1 को और रो 2 को हम फ्लिप करेंगे, इसके पोजीशन पे इसको लाएंगे, इसके पोजीशन पे इसको लाएंगे, मतलब फ्लिप कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। अब ये वाला जो वैल्यू इसका आने वाला था इस डिटर्मिनेंट को, और इसको जब निकालेंगे, दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनका साइन डिफरेंट होंगे, यहां एक माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में a1 b1 c1, ये फर्स्ट रो, a2 b2 c2, और मैंने यहाँ पे a1 b1 c1। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है और थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट है वो दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो ऐसा अगर होता है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, यहां मैंने 2 3 5 और यहाँ 1 2 3 दे दिया। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट है थर्ड रो में सेम एलिमेंट है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 1 3 5 2 3 -2। फर्स्ट रो पे मैं तोड़ रहा हूं, 2 5 1 3, उसके बाद में इसमें +3, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 1 2, ये आपका हो जाएगा कितना, 9 -10, ये 2, ये 6 -5, ये +3, 4 -3। अब इसका कितना होगा, -1, इसका हो जाएगा आपका -2, इसका हो जाएगा +3। तो आंसर आ गया 0। ठीक है, देखिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज और है, अगर आपका ये अगर डिटर्मिनेंट जो है यहां पे दिया हुआ है, अगर इसके साथ में कोई भी किसी भी रो के साथ दूसरा रो अगर प्रोपोर्शनल भी होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे k है k है k है, लेकिन देखिए ये क्या है, इसके साथ प्रोपोर्शनल है, रेशियो इसका सेम होगा, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके साथ इसमें हम और एक चीज बोल सकते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, बाद बाकी एलिमेंट सही रहे, लेकिन किसी भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट अगर हमारा 0 बन जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant k, then the value of the determinant is get multiplied by k। मान लीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में अगर हमने किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, कोई भी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया, तो अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले डेल्टा था तो अब इसका वैल्यू बन जाएगा k टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, k टाइम्स ऑफ डेल्टा बन जाएगा। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो मान लीजिए, ले लिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू निकालता हूं, देखिए कितना है, इसको अगर तोड़ के निकालता हूं पहले, तो ये कितना होगा, 1 का ये 1 1 2 1 ये हो गया, उसके बाद ये 0 है, इसका होगा 3 1 1 1,
उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2, इसके लिए 3 1 1 2। अब इसको हम तोड़ के निकाल लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1 माइनस 2, ये 0 हो गया, ये 2, इसका 6 माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 होगा, इसका आपका होगा 5 प्लस 1 10, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, दैट इज 9। ठीक है। अब अगर मैं इसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ये 4 हो गया, 3 1 1 1 2 1, मैंने इसको 2, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को। तो अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारा 2 है, फर्स्ट रो पे हम तोड़ रहे हैं, 1 1 2 1 माइनस 0, ये हो गया 3 1 1 1, उसके बाद ये प्लस 4, इसका हो गया 3 1 1 2। अब इसको हम तोड़ते हैं तो ये 2, इसका हो गया 1 माइनस 2, ये 0 हो गया, आपका ये 4 है, इसका वैल्यू कितना होगा 6 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1, ये 0 प्लस इसका 4 इंटू 5, तो इसका हो जाएगा माइनस 2 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 18। अब देखिए 18 जो है वो 9 का डबल है, मतलब 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो पहले अगर इसका वैल्यू डेल्टा था तो अब इसका वैल्यू कितना बन गया, ट्वाइस डेल्टा। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू कितना बन गया, अब ट्वाइस डेल्टा बन गया। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर हमारा 4। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज और है, देखिए अब अगर हमने क्या किया, ये वाले डिटर्मिनेंट में अगर हर एलिमेंट को अगर हमने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए पहला वाला एक k की वजह से ये k हुआ, दूसरा वाला k की वजह से फिर से और एक k होगा, तो 3k के लिए कितना हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एनबी के हिसाब से जान के रखिए कि अगर आपका एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू होगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ k। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 1 3 4। ठीक है, अब अगर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट है तो 2 1 3 4, मैंने 2 बाई 2 मैट्रिक्स लिया, ये 8 माइनस 3 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगर हम इस A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 2, ये 6 और ये 8। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ट्वाइस A का तो ये एक्चुअली कितना बनेगा 4 2 6 8। अब इसको हम अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा 32 माइनस 12, तो इसका आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब देखिए अब ये जो 20 आया है दरअसल क्या हम इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं तो ये 4 जो है वो क्या बन रहा है 2 स्क्वायर इंटू 5 बन रहा है। तो पहले इस डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था 5 और अब कितना हो रहा है 5 इंटू 2 टू द पावर 2। अब 2 टू द पावर 2 ये 2 किसके लिए आ रहा है, इसके ऑर्डर के लिए, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो सिमिलरली जब 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगा उस केस में वो पावर में 3 चला जाएगा और n होगा तो उसके समय n चला जाएगा। अब इसके ऊपर हमें एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है इफ सम और all the elements of a row or column of a determinant are sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinants। तो इसका मतलब क्या है ये हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें अगर ऐसे दिया हुआ है a1 प्लस यहां b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 और इधर दिया हुआ है आपका C1, C2, C3, D1, D2, D3। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इसके जितने भी एलिमेंट्स है सब सम ऑफ 2 टर्म्स है, यहाँ पे दो दो टर्म्स का दो दो नंबर्स का सम है इसमें। तो हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, मतलब हम डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। कहां पे, रो 1 पे हम इसे दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं।
तो हम करेंगे क्या, हम इस रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, A1, A2, A3, और बाकी रो 2 और रो 3 हमारा एज इट इज रहेगा। ये C1, ये आपका C2, ये C3, ये D1, ये D2 और ये D3 हो गया। प्लस अब हम सेकेंड वाले एलिमेंट को लिख लेंगे B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3। तो ये किसी भी रो में हो सकता है, वहां पे हम इसको तोड़ सकते हैं, किसी भी कॉलम में हो सकता है, हम वहां पे तोड़ सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे A1, B1, C1 प्लस D1, A2, B2, C2 प्लस D2, उसके बाद दिया हुआ है A3, B3, C3 प्लस D3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे देखिए कॉलम 3 के सब जो एलिमेंट है, यहाँ पे दो टर्म का सम है, तो हम इसे तोड़ के स्प्लिट कर सकते हैं कहां पे, कॉलम 3 पे, और हम उसको लिखेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, और इसके बाद प्लस यहां पे हम फिर से इन दो कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे, A1, B1, और यहां लिखेंगे D1, A2, B2, D2, A3, B3, और ये D3। तो देखिए सिर्फ हमने कॉलम 3 पे इसे तोड़ा है, इसलिए कॉलम फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लिया, और सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स को मैंने ले लिया। बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों ही में सेम रहेगा। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो दरअसल आपको जो मैट्रिक्स चैप्टर में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसमें जो प्रॉपर्टी मिला था उसके सिमिलर है। ये प्रॉपर्टी में एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी रो को हम उस रो के साथ में किसी दूसरे रो को हम किसी के साथ, किसी स्केलर के साथ नॉन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। दैट मीन्स इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, या कॉलम में भी हम इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका आपको कुछ सम करने से ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब दरअसल यहाँ पे हम चाहें तो अभी हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें इन दोनों एलिमेंट को प्लस करके लिखना है, तो हम ये दोनों एलिमेंट को प्लस करना चाहते हैं। तो अभी कहां है, ये दोनों एलिमेंट इस रो के हैं, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो दरअसल ये क्या है, कॉलम नंबर 1, ये क्या है, कॉलम नंबर 2। हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करना चाहते हैं, और इसे कहां लिखना चाहते हैं, कॉलम 1 की जगह पे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। तो अब इन दोनों को ऐड करके हम यहां लिखेंगे। जब हम कॉलम के बारे में बोल रहे हैं तो हम काम रो में कर रहे हैं, और यहां लिखेंगे A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, उसके बाद इधर A3 प्लस B3। और कॉलम 2 के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया है उसका मतलब क्या है कि C1 चेंजेस टू, मतलब C1 का वैल्यू जो चेंज हो रहा है नए डिटर्मिनेंट में, C1 जो बदल के क्या बन रहा है, C1 प्लस C2। लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज पुराने वाले डिटर्मिनेंट की तरह ही रहेगा। कितना रहेगा, B1, B2, B3, और इधर C1, C2, C3। ठीक है। तो कभी हमको अगर इसमें रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि हमें इस डिटर्मिनेंट से ही हमें ऐसा चाहिए कि हमें R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम तीनों ही रो को ऐड करना चाहते हैं। तीनों ही रो को मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया आपका थर्ड रो। अब ये तीनों को ऐड करके आप कहां रखना चाहते हैं, R1 में रखना चाहते हैं। अब देखिए, अब ये जो तीन है, एक ये और एक तीसरा नीचे, अब आप तीनों को ऐड कर रहे हैं। जब आप तीनों को ऐड कर रहे हैं, रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो दरअसल क्या होगा, ये तीनों एलिमेंट एक साथ आएंगे और कहां जाएंगे, रो 1 मतलब यहां पे पोजीशन पे आएंगे। ये जब ऐड होके कहां आएंगे, यहां आ जाएगा, और ये तीनों ऐड होके आपका यहां आ जाएगा। मतलब आप रो ऑपरेशन करेंगे लेकिन काम आपका एडिशन कॉलम में होगा। तो ये ऐड होके कहां जाएगा, यहां पे ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3।
उसी तरह से ये वाला आपका बनेगा B1 प्लस B2 प्लस B3, और उसी तरह से ये वाला आपका ऐड होके बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और बाकी दो रो के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो ये एज इट इज आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ऑपरेशन। तो हम इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं। एक चीज आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि आप चाहें तो एक साथ में दो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों रो ऑपरेशन होने चाहिए, या तो दोनों कॉलम ऑपरेशन होना चाहिए। एक रो और एक कॉलम आप एक साथ नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं इसी चीज को वापस आपको लिख के दिखा रहा हूं, समझा के दिखा रहा हूं एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया एक डिटर्मिनेंट, इसमें है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब आप इसमें चाहते हैं कि आप यहां पे R1 को बदले, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, मतलब ये R1 को आप R3 से माइनस करके कहां लिखना चाहते हैं, R1 में लिखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि R2 को भी चेंज करें, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे दो रो में चेंजेस कर रहे हैं, किंतु एक रो को आपको फिक्स रखना है। तो मैंने R3 को फिक्स रखा, आप चाहे तो R1 को फिक्स रख सकते हैं, R2 को फिक्स रख सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपका वहां पे सुटेबल होगा हम उसको वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली हम करेंगे क्या, आप देखिए ये R1 है और ये R3 है, आप इससे इसको, इस रो से इस रो को माइनस कर रहे हैं, ये रो माइनस ये रो। तो दरअसल होगा क्या, ये जो रो है फर्स्ट रो, इसमें 3 एलिमेंट है, और थर्ड रो इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब ये रो से ये रो माइनस होगा, तो दरअसल हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, और इसको कहां रखेंगे, रो 1 के पोजीशन में। तो ये क्या होगा, A1 माइनस A3, B1 माइनस B3 और C1 माइनस C3। फिर से हमने क्या बोला है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ये रहा हमारा R2 और ये रहा हमारा R3। अब इससे इसको माइनस करेंगे, सेम इसी तरह से यहां चेंज होके क्या होगा, A2 माइनस A3, B2 माइनस B3, C2 माइनस C3, और मैंने R3 को फिक्स्ड रखना है, तो मेरा R3 यहाँ पे फिलहाल फिक्स रहेगा। आप उस वक्त जैसा प्रॉब्लम आएगा उस सम में हम देखेंगे कि हमको किसे फिक्स रखना है। अब हम कुछ सम देखेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए, यहां एक क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब यहां पे इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको बहुत ही तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर आपको कॉलम में या किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में 2 या 3 एलिमेंट का सम दिखे तो हम उस डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो ये एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ये एक्स वाई जेड ए बी सी हो जाएगा। तो आप देखिए, जब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम 3 पे इसको स्प्लिट कर दिया। अब यहां देखिए, ये कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। उसी तरह से यहाँ पे कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है। और हमको मिला था प्रॉपर्टी कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 0 होगा। एक तरीका ये हो गया। आप चाहो तो इसका आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो था उसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं। तो आप कॉलम 1 को आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लिख दीजिए। कॉलम 2 को आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लिख दीजिए। आप कर क्या रहे हैं, कॉलम 3, कॉलम 3 कौन सा है आपका, ये वाला। आप इससे कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं, मतलब इससे कौन माइनस होगा, ये वाला। कॉलम में काम बोल रहे हैं, मतलब काम हम रो में करेंगे। तो ये वाला कॉलम माइनस ये वाला, तो ये वाला एलिमेंट इससे माइनस, ये वाला एलिमेंट इससे माइनस, ये वाला एलिमेंट इससे माइनस। अब x प्लस ए माइनस ए होने से आपका बचेगा कितना, x। ये वाला माइनस ये वाला बचेगा कितना,
y बच जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, z प्लस सी माइनस सी, आपका c कट जाएगा, z बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 0। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम चाहें तो ये वाला कॉलम से ये वाला कॉलम माइनस करेंगे, तब भी हमारा एबीसी आ जाएगा, इधर भी एबीसी रहेगा, फिर से आइडेंटिकल, तब भी 0। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये आपको एक तरीका दिखाया। अब एक दूसरा सम देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 1 1 1 इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, बीसी सी ए बी। ये अंदर वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस ये आपका हो जाएगा सी ए, ये बी सी प्लस ए बी, और ये सी ए प्लस सी बी बी सी। ठीक, अब यहां एक चीज देखिए, अगर मैं इसके साथ इसको ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसके साथ इसको ऐड कर दूं, तो ये एक्चुअली क्या होगा, मतलब कॉलम नंबर 2 के साथ कॉलम नंबर 3 ऐड करके अगर मैं लिख देता हूं, फिलहाल आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम नंबर 3 को मैं कॉलम नंबर 3 के साथ में कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देता हूं, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सी ए बी। अब यहां पे ये कितना बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। उसी तरह से इसको भी ऐड करेंगे तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। देखिए, अब जो हमारा एक प्रॉपर्टी था कि हम किसी भी रो के साथ में कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय के हो जाता है, वो प्रॉपर्टी से हमको ये बताता है कि हम चाहें तो उस एलिमेंट को बाहर भी तो निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहां से आपका ये वैल्यूज को अगर मैं कॉमन ले लूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये अगर कॉमन ले लूं तो ये पूरे सभी एलिमेंट सेम है। कौन सा, कॉलम नंबर 3 के सब एलिमेंट सेम है। अगर मैं इससे इसको कॉमन निकाल दूं तो ये 1 1 1, ये बी सी सी ए बी, इधर 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए, दो कॉलम फिर से आइडेंटिकल हो गए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज आप यहां जान के रखिए, ये जो मैंने बोला, मान लीजिए कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 2 4 8 है, यहाँ पे 3 2 7 है, 1 1 0 है। आप चाहें तो यहां देखिए 2 2 आप सबसे कॉमन ले सकते हैं, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो आपका ये 2 जब बाहर आएगा तो ये 1 2 4 3 2 7 1 1 0 होगा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन रहता है, जब ये मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स में हम कॉमन सभी एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट में हम सभी एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आता क्या है, डिटर्मिनेंट में हम किसी एक रो से कॉमन लेते हैं, किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। आपका ये कंफ्यूजन मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ 2 है 4 है 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ मान लीजिए आपका 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, ये डिटर्मिनेंट है। अब यहां पे आप चाहें तो 2 इस रो से कॉमन ले सकते हैं। अब जब 2 एक कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा कितना, 1 2 4 बचेगा। आप फिर से एक 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना होगा, 6 3 1 होगा। आप फिर एक 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, मैं इसको आगे लिख देता हूं, तो ये कितना होगा, 4 1 2 होगा। तो बात ये है, जब मैट्रिक्स होता था हम 2 जब कॉमन लेते थे तो वो सबके साथ एक बार में आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो वो एक रो से आता है। अगर हमको सब एलिमेंट से कॉमन लेना है तो हर 3 रो है तो 3 रो से कॉमन आएंगे, या 3 कॉलम है तो 3 कॉलम से कॉमन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हमने क्या किया, इससे इसको कॉमन लिया, तो ये हमारा आया क्या, ये 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, जो इसके वजह से इसका वैल्यू 0 हो गया। ये एक सम देखते हैं, विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब बिना तोड़े हुए इस डिटर्मिनेंट को हमें इसका वैल्यू 0 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लेते हैं और इसका वैल्यू हमें 0 लाके दिखाना है। तो देखिए 0 हमारा कब आता है,
अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे क्या हम यहाँ पे किसी भी दो रो को आइडेंटिकल कर सकते हैं। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये एक्स वाई है और ये नीचे जेड है, यहाँ वाई जेड है, नीचे एक्स है, यहाँ जेड एक्स है और नीचे वाई है। क्या ये तीनों को, ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक रो में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, यहां लिख लेता हूं कि R1 चेंजेस टू, देखिए मैं इन कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं इसलिए मैं ऑपरेशन रो कर रहा हूं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर देता हूं। तो इससे क्या होगा कि हम इन दोनों को ऐड करके रो 1 में लिखेंगे। तो रो 1 हमारा पोजीशन ये है, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। रो 2 और रो 3 के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, तो मैं इसे एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देता हूं। तब ये कितना होगा, 1 1 1। अब देखिए रो 1 के जितने भी एलिमेंट है सब सेम है, तो हम इससे कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये कितना बचेगा, 1 1 1। ये z x y ये 1 1 1। अब देखिए रो 1 और रो 3 के सारे एलिमेंट सिमिलर हो गए, ये और ये आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 किस लिए हुआ, R1 इज इक्वल टू R3 के होने के वजह से। ठीक है, क्लियर है।